हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले आज ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज की स्थापना, यंग बंगाल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो इनके बारे में एग्जाम पॉइंट की व्यू से चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं हम। तो ब्रह्म समाज हमारा पहला टॉपिक है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, तो ये की थी, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। संस्थापक का नाम था राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। 1828 में कहाँ? कलकत्ता, जो बंगाल में पड़ता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। साथ ही राजा राम मोहन राय को कुछ उपाधियाँ भी दी जाती है, जिनमें इनको बोला जाता है आधुनिक भारत का पिता। दूसरा, इनको बोला जाता है भारतीय पत्रकारिता का पिता। साथ ही बोला जाता है नव अग्रदूत का तारा। ये सब इनको उपाधियाँ दी जाती है, जो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो ये तीनों उपाधियाँ आपको याद रखनी है। साथ ही ये आंदोलन, जो ब्रह्म समाज आंदोलन स्टार्ट हुआ था एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में, ये पहला हिंदू सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज यानी हिंदू धर्म में जो अनियमितताएं थी, उनको दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया था ब्रह्म समाज आंदोलन। साथ ही इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा और देख लेते हैं। अब इसमें दे रखे इन्होंने राजा राम मोहन राय के कार्य, यानी जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आंदोलन के द्वारा जो कुछ अन्य कार्य किए हैं, वो इसमें दिए हुए हैं। पहला है 1815 में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, 1815 में। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये की थी कलकत्ता में। 1817 में ही इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, और 1817 में ही अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में। साथ ही इन्होंने कुछ समाचार पत्रिका और समाचार पत्र निकाला। उनमें पहला नाम आता है 1821 में की थी संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। इस पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, और जिस भाषा में की थी इसका प्रकाशन, उस भाषा का नाम है बांग्ला भाषा। दूसरा, जो इन्होंने अखबार निकाला था, ये निकाला था इन्होंने 1822 में। उस अखबार का नाम था मिरातुल अखबार, ये अखबार का नाम था। और जो इनकी भाषा थी इस अखबार की, वो थी फारसी भाषा। इन्होंने फारसी भाषा में निकाला। ये इम्पोर्टेंट है कि किस भाषा में निकाला। यहाँ से कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि किस भाषा में निकाला। साथ ही 1823 में इनके द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई 1823 में। और अंतिम कार्य इनका था जो 1825 में इन्होंने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। और ये कहाँ की थी? ये की थी कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज की स्थापना। ये इनके इम्पोर्टेंट कार्य थे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। साथ ही इनके बारे में एक जो आपने बात सुनी होगी कि इनको राजा मोहन राय कहा जाता है। तो जो ये राजा हैं, इनको एक उपाधि दी थी। तो ये उपाधि दी थी मुग़ल बादशाह ने। तो मुग़ल बादशाह उस टाइम पे थे अकबर द्वितीय। क्या नाम था उनका? अकबर द्वितीय। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पहले इनका जो नाम था वो था सिर्फ राम मोहन राय। क्या था? राम मोहन राय। तो राजा की उपाधि जो दी थी वो मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किस मुग़ल शासक ने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर है। साथ ही राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु होती है वो 1833 में होती है। कब? 1833 में। और कहाँ होती है? तो ये होती है ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। और फिर ब्रह्म समाज आंदोलन को जो आगे, यानी ब्रह्म समाज आंदोलन को जो आगे बढ़ाते हैं, वो इनकी मृत्यु के बाद बढ़ाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। देखते हैं आगे। इसके बाद दूसरा हमारा आंदोलन आ जाता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1867 में की गई थी। 1867 में किनके द्वारा? तो ये की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करने में किसने सहयोग दिया था? तो उनका नाम था आरजी भंडारकर। दूसरे थे महागोविंद रानडे।
तो 2 सहयोगी थी इनके, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना में इनका साथ दिया था। और इस प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि जो दलित और पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए संस्थाओं का गठन किया जाए, चाहे वह शिक्षा का संस्था हो, शिक्षा देने के लिए। साथ ही इन्होंने जो उसका दूसरा उद्देश्य था, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इनका जोर था कि प्रत्येक जो नारी है उसको शिक्षा दी जाए। ये इन्होंने कार्य किए थे प्रार्थना समाज आंदोलन के माध्यम से। साथ ही अब देख लेते हैं हम कुछ जो ये प्रार्थना समाज में जिन्होंने सहयोग दिया था, महागोविंद रनाड़े, इनके द्वारा कुछ संस्था का गठन किया गया था। तो उनमें कुछ संस्थाएं हैं आपके सामने। पहली संस्था है सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा इन्होंने स्थापना की थी इसकी 1867 में। 1867 में सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। दूसरा करते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। पहली आपकी सार्वजनिक सभा, दूसरी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये तीसरी संस्था है यहाँ पे। जो ये तीसरी संस्था है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। तो ये की गई थी महागोविंद रनाड़े के शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा की गई थी। ये महागोविंद रनाड़े के शिष्य थे और ये स्थापना की गई थी 1905 में। तो ये था इसके बारे में कि ये इन संस्थाओं का जो गठन किनके द्वारा किया गया। तो आपको ये 3 संस्थाओं का नाम ध्यान रखना है। पहला सार्वजनिक सभा, दूसरी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और तीसरी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। ये इनके शिष्य के द्वारा यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है हमारे सामने आर्य समाज। आर्य समाज ये भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में कहाँ पर? बम्बई में। और ये स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा। और जिन्होंने नारा दिया था, आपने काफ़ी बार ये चर्चा में सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में, कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य था कि वैदिक धर्म की स्थापना करना। वैदिक धर्म की स्थापना का मतलब जो हमारे वेद है, जो उनमें जो शिक्षाएं दी गई है, उसके आधार पर समाज का निर्माण करना। तो ये सब इसका उद्देश्य था। साथ ही इनके द्वारा कुछ आंदोलन भी चलाए गए। तो उनमें पहला आंदोलन का नाम आता है शुद्धि आंदोलन। दूसरा था इसमें गोरक्षा आंदोलन। ये भी इनके द्वारा चलाया गया था, यानी जो गाय थी उनकी रक्षा करना। तीसरा एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्वराज। तो ये स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो भी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग। फिर आगे इनके द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया, यानी जो मतलब कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। साथ ही इन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, कि अगर कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से विवाह करता है तो उस चीज़ का इन्होंने समर्थन किया था। साथ ही इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है और काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है अब तक। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखित या रचित पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं आगे। फिर आता है हमारा फोर्थ, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन भी एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1826 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा की गई थी। क्या नाम था? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इनके द्वारा इस आंदोलन की स्थापना की गई। और ये जो आंदोलन था यानी यंग बंगाल आंदोलन, ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। तो ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन जो था 1826 में जिसकी स्थापना की गई थी, वह किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या फिर इंग्लैंड की क्रांति? इन सबसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका हम आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। साथ ही जो आपके इसके संस्थापक थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो,
इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। किनको? हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो को। साथ ही इनके कुछ प्रमुख शिष्य भी थे, जिनका नाम आता है राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बैनर्जी और तीसरे थे महेश चंद्र घोष। ये इनके 3 मुख्य शिष्य थे। तो ये जानकारी थी आपकी यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। अगला आंदोलन हमारा ये संस्था रामकृष्ण मिशन। तो जो रामकृष्ण मिशन है, जो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1897 में। 1897 में बारानगर, जो ये स्थान पड़ता है आपके कलकत्ता में, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। और स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था उनके, यानी बचपन का जो नाम था, वो नाम था नरेंद्रनाथ। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ इनके बचपन का नाम था। साथ ही जो इस रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो इनके उद्देश्य थे, वो था कि गीता के दर्शन, और किसके दर्शन? गीता के दर्शन से प्रभावित होकर, साथ ही जो बुद्ध के उपदेश थे उनको आधार बनाकर इन्होंने मानव मूल्यों को शिक्षा दी थी। साथ ही इनके द्वारा 1893 में अमेरिका में एक जगह पड़ती है, एक शहर पड़ता है जिसका नाम है शिकागो। तो यहाँ पर इन्होंने, क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था, यानी विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्हें इंडिया से एक प्रतिनिधि के रूप में गए थे वहाँ पर भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग देशों से जो प्रतिभागी आए थे, तो वह ये भारत की तरफ से गए थे स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने जब वहाँ पर भाषण दिया, तो भाषण का जो विषय था, यानी जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने भाषण दिया, जिस विषय के ऊपर भाषण दिया था, वो था सभी धर्मों की एकता। तो जब इन्होंने इस विषय पे बोला, सभी धर्मों की एकता पर, तो इससे पहले जब वहाँ पर प्रतिभाग लेने के लिए पहुँचे, तो जो वहाँ के अनेक देशों से जो लोग आए थे, उन्होंने मतलब एक तरह से इनकी बेइज्जती सी की थी। जैसे कि ये गेरुआ वस्त्र पहन के गए थे, यानी जो संत वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये क्या बोलेगा। लेकिन जब इन्होंने इस विषय पे बोला, और विषय पर बोलने के बाद जब इनका भाषण समाप्त हुआ, तो इनकी खूब प्रशंसा हुई, खूब चर्चा हुई। साथ ही इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो इन्होंने इसका समर्थन किया था। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्या बोला था? आध्यात्मिक पिता किसका? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का। इनको बोला गया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साथ ही अब वो देखेंगे यहाँ पे विवेकानंद द्वारा कुछ रचित पुस्तक, यानी इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उनके बारे में देखते हैं। तो इनमें पहली जो पुस्तक है इनकी उद्बोधन पत्रिका, जो जिसकी भाषा कैसी थी? बंगाली भाषा में इन्होंने लिखी थी, उद्बोधन पत्रिका। दूसरी पुस्तक है इनकी राजयोग। तीसरी पुस्तक है इनकी ज्ञान योग। और चौथी पुस्तक है इनकी कर्मयोग। और इनकी अंतिम पुस्तक ये है वेदांत फिलॉसफी। ये कुछ इन्होंने मुख्य पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा इनको आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट संस्था के बारे में। तो अब हमारे सामने है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई, वह मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। साथ में जो इनके सहयोगी थे कर्नल आलकट द्वारा। ये दोनों लोगों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पड़ता है आपके अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में क्या हुआ? 1875 के बाद में, यानी 1882 में, तो ये इनका जो मद्रास में कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा मद्रास में। उसके बाद 1889 में, यानी 1889 को, जो एनी बेसेंट होती है, आपने एनी बेसेंट का नाम काफ़ी बार सुना होगा, तो एनी बेसेंट को इंग्लैंड में इस सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है, उसका सदस्य बना दिया जाता है 1889 में एनी बेसेंट को। फिर उसके बाद में 1893 में सोसाइटी का कार्यभार संभालती है कौन? एनी बेसेंट, यानी इनको एक अध्यक्ष के रूप में सोसाइटी का कार्यभार संभालती है 1893 में। उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा किए गए अन्य कार्य। एनी बेसेंट द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसकी?
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा। कब? 1898। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 1898 में जिस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, उसका नाम बदलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया। कब? 1916 में। यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर किस नाम से जाना गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज भी स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से। साथ ही 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई और इनके इसमें सहयोगी थे बाल गंगाधर तिलक। कौन कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। और एनी बेसेंट आगे चलकर 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यानी क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी आपकी एनी बेसेंट। और कब बनी थी ये? 1917 में। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।